ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग, मजे में? ठीक। तो यूनिट 3 जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो जी पैट वगैरह में पूछा ही जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही है, एंड दैट इज HLB वैल्यू। व्हाट? साथ में हम क्या देखेंगे? HLB वैल्यू के साथ में आपके कुछ टॉपिक्स हैं लाइक एडजॉर्प्शन। ठीक है ना? कौन सा टॉपिक है आपका? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में दो टॉपिक दिए हुए हैं आपका। एक दिया है कि एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, ये दिया हुआ है। फिर उसके साथ में दो सब टॉपिक हैं उसमें जो हमारे बचे हुए हैं, दैट इज सॉल्युबलाइजेशन और एक आपका डिटर्जेंसी। ये हमको टॉपिक्स को डिफाइन करना है। तो एग्जाम में जब हमसे पूछा जाएगा HLB वैल्यू और HLB वैल्यू या HLB स्केल, तो सबसे पहले तो ये एक क्या है, एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है जिसको कि आपको क्या एलाबोरेट करना है या इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो HLB स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। किस चीज के लिए है ये? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है ना? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। तो कई लोगों को हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक में प्रॉब्लम जाती है समझने में। तो जनरली ये ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रुप मतलब आपके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें दो तरीके के ग्रुप होते हैं। आपका एक हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर वाला पार्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, जिसको कि कई बार हम पोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर पार्ट या वाटर सॉल्युबल पार्ट। ठीक है ना? याद रखना, कभी पोलर आपसे पूछा जाता है। और दूसरा लिपोफिलिक में जब हम बात करते हैं तो लिपोफिलिक को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं, मतलब ऑयल वाला पार्ट, नॉन पोलर। ऑयल सॉल्युबल पार्ट और वाटर सॉल्युबल वाले पार्ट एक ही सब्सटेंस में होते हैं और उसका बैलेंस होता है एक। ठीक है ना? उसके बेसिस पर क्या होता है, जनरली ये जो टर्म है HLB वैल्यू इज गिवन टू द सर्फेक्टेंट। किसको दी गई है? बेसिकली यदि हम बात करें तो सर्फेक्टेंट के लिए ये टर्म हम यूज करते हैं। क्या? HLB। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि HLB का फुल फॉर्म तो हमको पता चल गया, व्हाट इज HLB, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना? इस स्केल को ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस्ड HLB स्केल। HLB स्केल को जो इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है। अब ये HLB से हमको पता क्या चलता है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली HLB की बात करें तो HLB, the term HLB value is given to the surfactant. The term HLB is given to the surfactant. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? HLB is the hydrophilic lipophilic balance. ठीक है ना? And this is the value given to the surfactant. ठीक? Hydrophilic lipophilic balance, and this is the value given to the surfactant. अब there are different kind of surfactant and they are applied or employed in a different quantity. तो HLB से हमको पता क्या चलता है surfactant के बारे में? HLB tells the type and quantity of surfactant. HLB किस चीज को इंडिकेट करती है? HLB indicates types and quantity of surfactant. ठीक? जैसे हम pH स्केल पढ़ते हैं ना, तो pH स्केल में हमको पता है 1 to 7 तक की वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करती है? एसिड को। एंड 7 to 14 तक की वैल्यू किसको इंडिकेट करती है? अब हम बात करेंगे, हमसे पूछा गया HLB वैल्यू या तो HLB स्केल। अभी हमने जस्ट HLB को डिफाइन किया, अब हम बताएंगे व्हाट इज HLB स्केल। HLB स्केल क्या है? सभी को समझ में आया HLB वैल्यू क्या है? सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट एक ऐसे केमिकल एंटिटी होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक वाला पार्ट होता है। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्फेक्टेंट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होता है, लेकिन सर्फेक्टेंट के बारे में हमको कोई चीज़ सर्फेक्टेंट है क्या, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई होगा, उसको हमको बताने के लिए या जो जितने भी सर्फेक्टेंट होते हैं उनको एक वैल्यू दी जाती है जिसको हम HLB वैल्यू कहते हैं। अब HLB वैल्यू है तो कोई उसका स्केल भी होगा, तो HLB स्केल क्या है? दिस स्केल वैल्यूज में जनरली 1 to 20 तक आर गिवन। ठीक है ना?
इन HLB स्केल द वैल्यू, ठीक है ना, HLB वैल्यू आर गिवन 1 to 20। याद रहेगा, जैसे हमारा जो pH स्केल है उसमें 1 to 14 सोरेनसन pH स्केल, तो दिस pH स्केल वाज गिवन बाय ग्रिफिन, ठीक है ना। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने HLB स्केल को इंट्रोड्यूस किया था, एंड ही गिवन, ठीक है ना, ही गैव 1 to 20 पॉइंट्स इन HLB स्केल। अब यदि हम बात करें HLB स्केल की, तो एग्जाम में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। HLB स्केल की बात करें तो HLB 1 से लेके 20 तक, और यहां सेंटर में हम 10 लिख देते हैं। तो जनरली 1 से 10 तक की बात करें तो ये लिपोफिलिक मॉइटी को इंडिकेट करता है। मतलब इस 1 से 10 तक के जो ज्यादातर आपके मोस्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट बिलोंग्स टू द लिपोफिलिक कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? लिपोफिलिक। मतलब किसी आपका सर्फेक्टेंट है कोई, या कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? लिपोफिलिक। और यदि हम बात करें 10 to 20 तक, तो ये हाइड्रोफिलिक कैटेगरी में आ जाता है। किस में आ जाता है? हाइड्रोफिलिक। तो कितने पॉइंट्स हो गए? HLB हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, बैलेंस। याद रखना, कई बच्चे कुछ का कुछ लिखते हैं। अभी हम लोग बीच में एग्जाम में कॉपी चेक करने गए थे, तो पता नहीं पढ़ते पढ़ते उसने क्या समझ लिया, तो HLB बैलेंस जब उससे पूछा तो लिखता है हिप्लीकेशन लिप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। और बैलेंस को तो लिखता बिप्लीकेशन। तो HLB का फुल फॉर्म उसमें लिखा था कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ HLB। तो HLB इज द हिप्लीकेशन, लिप्लीकेशन एंड बिप्लीकेशन। सो प्लीज, क्या है HLB फुल फॉर्म? सब लोग बोलें फर्स्ट, फिर से हाइड्रो वाटर फिलिक, मतलब वाटर में सॉल्युबल पार्ट, लिपो मतलब लिपिड, मतलब ऑयल, ऑयल में सॉल्युबल पार्ट, और उसका बैलेंस हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, उनमें मॉइटीज होती हैं, ग्रुप होती हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे HLB वैल्यू जो है सर्फेक्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, वो उसका टाइप एंड क्वांटिटी जनरली बताते हैं HLB स्केल से। अब HLB स्केल, उसमें कितने पॉइंट्स दिए हैं स्केल में? 1 to 20 पॉइंट्स आर गिवन, एंड द स्केल वाज गिवन बाय द ग्रिफिन। उसके बाद में यदि हम बात करें 1 to 10 तक, यदि हम बात करें तो लिपोफिलिक को इंडिकेट करता है, और 10 to 20 की बात करें तो हाइड्रोफिलिक को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम इसमें बता देंगे, यदि जैसे मान के चलो आपका कंडीशंस आप बता देंगे कि यदि लिपोफिलिक HLB वैल्यू कम है किसी सर्फेक्टेंट की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कंडीशंस आप बता दें, इफ लिपोफिलिक HLB वैल्यू इज लेस, यदि कोई सर्फेक्टेंट है उसकी HLB वैल्यू लेस है, कम है, ठीक है ना, सो इट विल इंडिकेट द लिपोफिलिसिटी। मतलब यदि किसी सर्फेक्टेंट है उसकी HLB वैल्यू क्या है? लेस है, कम है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? आपको ये बताना है कि इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है ना। आपका कंडीशन 1 क्या है? इफ HLB वैल्यू इज लेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि HLB वैल्यू लेस है, कम है किसी सर्फेक्टेंट की, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? इट टेल्स कि यदि HLB वैल्यू कम है तो उसके हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक जो उसके पार्ट है, उसकी क्वांटिटी लेस है, ठीक है ना। तो लेस नंबर ऑफ HLB वैल्यू इंडिकेट्स लेस क्वांटिटी या लेस मोइटी ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या होंगे इसमें? कम होंगे। अब हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम है तो जनरली यदि हम बात करें, इसमें क्वेश्चन जो बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा इसमें पूछा जाता है, देयर इज अ इमल्सन। आपके दो टाइप के इमल्सन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इमल्सन पता है आपको क्या होता है? इमल्सन बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बाइफेजिक क्यों बोलते हैं? इसमें ऑयल और वाटर अलग अलग रहता है, लेकिन उसको हम मिक्स नहीं बोलेंगे, डिस्पर्स कर देते हैं और उसको स्टेबलाइज्ड बनाने की कोशिश करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट से। ऑयल का मतलब यहाँ पर ऑयल कम क्वांटिटी में है, वाटर का मतलब इसके इस साइड में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब ऑयल आपका लेस क्वांटिटी में है और वाटर यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, कोई सर्फेक्टेंट लिखा है उसकी HLB वैल्यू इतनी है, मतलब कम है, आप समझ जाएंगे यदि 8 से ऊपर उसकी वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है? वो लेस, उसमें क्या है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम है उसमें। तो पूछा जाएगा ये कौन से इमल्सन में आपका यूटिलाइज्ड होगा? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल।
वाटर इन ऑयल इसमें यूज करेंगे हम इसको, किसमें यूज करेंगे? वाटर इन ऑयल में, क्योंकि लिपिड ग्रुप इसमें ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, तो जिसमें लिपोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम होंगे उसमें। अब वाटर इन ऑयल इमल्सन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कोल्ड क्रीम में हम कौन सा HLB वैल्यू का इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे जिसकी HLB वैल्यू कम है, क्योंकि कोल्ड क्रीम क्या होती है आपकी? वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक, फिर इसकी कंडीशन हम सेकंड बता देंगे, इफ द HLB वैल्यू हाई। अभी हम क्या बता रहे हैं? HLB वैल्यू क्या है, HLB स्केल क्या है। अब हम बता रहे हैं इफ द HLB वैल्यू इज लेस तो सर्फेक्टेंट इज लिपोफिलिक एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर इन ऑयल इमल्सन, या कोल्ड क्रीम बनाने के लिए यूज्ड होगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, इफ HLB वैल्यू हाई, HLB वैल्यू हाई है तो सेकंड पॉइंट हम ये बताएंगे कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे मतलब ये कौन सा इमल्सन बनाने के लिए यूज होगा? ऑयल इन वाटर। मतलब क्रीम की बात करें तो कोल्ड क्रीम, और गर्मी में कौन सी क्रीम यूज करेंगे हम? वेनिसिंग क्रीम। वेनिसिंग क्रीम मतलब जो ऑयली ना हो, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो। ठीक, अब HLB वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग HLB वैल्यू। अब HLB वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जो आपके सर्फेक्टेंट होते हैं या जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एक सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है। क्या होता है? इसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आप इसको एल्कली से ट्रीट करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स जो है, तो उसमें से एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और होता है एसिड वैल्यू, ठीक है ना, एसिड वैल्यू जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो HLB वैल्यू की हम बात करें, HLB वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 20 माइनस 1 माइनस S अपॉन A। ठीक, S किस चीज को इंडिकेट करता है? उस सर्फेक्टेंट की सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, और A किस चीज को इंडिकेट करता है? उसकी एसिड वैल्यू क्या है। ठीक, इन सैपोनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने की प्रोसीजर अलग होती है और एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करने की प्रोसीजर अलग होती है, ठीक है ना। यदि आपको एग्जाम में किसी चीज की आपको बोल दिया गया कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ दिस सर्फेक्टेंट इज दिस एंड एसिड वैल्यू इज दिस, फाइंड आउट द HLB वैल्यू, तो फिर आपको क्या करना है? सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम एप्लीकेशंस बता दें कि HLB स्केल के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है इसके? आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। सेकेंड, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट। सिलेक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। फिर जैसे हम सॉल्युबिलिटी टेबल में सॉल्युबिलिटी की टेबल पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, लेस देन 1 वेरी सॉल्युबल को इंडिकेट करता है, 1 to 10 फ्रीली, 10 to 30 सॉल्युबल, फिर 30 to 100 ऐसे वैल्यूज दी हुई है ना। वैसे HLB वैल्यूज दी हुई हैं कुछ, उनको आपको लिख लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट लिख लें 1 to 3, मोस्टली ज्यादातर इसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। ठीक, आपको हो सकता है कुछ अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वैल्यू में फ्लक्चुएशन मिले, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। 1 to 3 या कहीं 1 to 4 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट लिखना 3 to 8, 3 to 8, कुछ बुक्स में 3 to 6 भी लिखा रहता है। मतलब वैल्यू इज लगभग 3 से 8 तक की वैल्यू की बात करें तो यहां पर ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेगा। और कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट? आपका HLB वैल्यू कम है तो हाँ, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक, कई बार ये पूछ लेते हैं वैल्यूज लिखकर, 3 to 8 या 3 to 6 तक की वैल्यू रहेगी, तो आपको ध्यान में रखना है
ये आपका ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद में 8 to 16, 8 to 16, 8 to 16 की बात करें तो देखो 8 से 16 तक कौन सा आपका आ जाएगा इमल्सिफाइंग एजेंट, कौन सा हो जाएगा ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 7 to 9, वेटिंग एजेंट एंड स्प्रेडिंग एजेंट। फिर आपका 13 to 16, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट हो गया, ठीक है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया। ये सब क्या है, सर्फेक्टेंट को दी हुई टर्मिनोलॉजीज हैं। कोई आपसे बोले इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, तो दीज आर द सर्फेक्टेंट। डिटर्जेंट क्या है, सर्फेक्टेंट है। फिर आपका 16 to 20, अब 16 to 18 भी लिखा रहता है कई बुक्स में, तो ये क्या होते हैं आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑलरेडी एचएलबी के ऊपर मेरा एक वीडियो है उसमें, तो उसमें आपका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की जो वैल्यू है 16 to 18 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वैल्यू को हम इतना वेरिएट कर सकते हैं, ये कॉमन वैल्यूज हैं, इंडिकेशंस हैं अबाउट द एचएलबी वैल्यू। फिर आप एचएलबी वैल्यू में स्टार्टिंग में एक पॉइंट और बता सकते हो कि यदि हम बात करें जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनमें एचएलबी वैल्यू होती है, तो एचएलबी वैल्यू में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो पोलर पार्ट होता है, ठीक है ना, पोलर हेड होता है। और यदि जो लिपोफिलिक पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक, तो ये डायग्राम जब भी सर्फेक्टेंट का है तो ये इस डायग्राम को याद रखना, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट, मतलब ये आपका वाटर सॉल्युबल और ये ऑयल सॉल्युबल पार्ट। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस एंड सॉलिड इंटरफेस। तो एचएलवी वैल्यू किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्फेक्टेंट के लिए। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं जनरली, यदि हम देखें एक जनरल तौर पर सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, हाँ, लेकिन अब उसके बाद में पूछे सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है, ठीक। अब आपके पास में थोड़ा सा दो टर्मिनोलॉजी है, सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। ठीक, सॉल्युबलाइजेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ा होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है किसी भी सब्सटेंस की, हाँ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की, जैसे मान के चलो ये आपका सॉल्यूट है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूट की, ठीक है ना, क्या इस सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जा सकती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। लेकिन हमने ये देखा कि कई सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कई सारे सॉल्यूट क्या होते हैं जो कि आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम कई सारी मेथड को अप्लाई करते हैं कि जिसके कारण क्या हो, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो कई सारी मेथड होती हैं, उनमें से एक मेथड होती है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन इज द मेथड, ठीक है ना, दैट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग, ठीक है ना। सॉल्युबलाइजेशन क्या है, ये मेथड है, क्या है, मेथड, किस लिए है, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। देन सॉल्युबिलिटी वर्ड आ गया, हमको पता सॉल्युबिलिटी क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसकी, ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग या ऑर्गेनिक ड्रग की बोल सकते हैं। पुअरली सॉल्युबल ड्रग बाय किसके द्वारा, बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट, बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट।
सर्फेक्टेंट, मतलब सर्फेक्टेंट का यूज करके किसी पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना सॉल्युबलाइजेशन कहलाता है। तो सॉल्युबलाइजेशन क्या है? मेथड है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है? सॉल्युबलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? ठीक, और डिटर्जेंसी का मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि दोनों का काम तो सर्फेक्टेंट है, तो दोनों में कॉमन मैकेनिज्म आ जाएंगे जो हमने सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ा अभी तक। ठीक है ना, दे रिड्यूस द सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण पुअरली सॉल्युबल ड्रग जो रहती, मान के चलो ऑयल सॉल्युबल है, तो सर्फेक्टेंट का जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है दैट कंबाइन विद दैट हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड जो आपका वाटर लविंग पार्ट है दैट कंबाइन विद द वाटर, और उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। तो मैकेनिज्म वही रहेगा। अब डिटर्जेंसी में क्या है? जनरली यदि हम बात करें डिटर्जेंट, किसकी बात करें? डिटर्जेंट की बात करें, तो डिटर्जेंट में क्या है? डिटर्जेंट आर द एक तरीके का सर्फेक्टेंट ही। डिटर्जेंट क्या एक तरीके का सर्फेक्टेंट ही। डिटर्जेंसी क्या है? आपके सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट या ऑयल या ग्रीस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस, डिटर्जेंसी इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट, ऑयल और ग्रीस फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड द डिटर्जेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी समझ में आया? ठीक, बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट। बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट। तो सॉल्युबलाइजेशन क्या है? मेथड है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने की। जनरली डिटर्जेंसी में क्या डिटर्जेंसी में जो सर्फेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या काम कर रहा है? एक तरीके से सॉल्युबलाइजेशन को कर रहा है, लेकिन डर्ट पार्टिकल को, स्पेसिफिकली रिमूवल ऑफ डर्ट, ग्रीस, ऑयल फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड द डिटर्जेंसी। ठीक, अब दोनों में जो चीजें कॉमन आएंगी वो क्या होगा? मैकेनिज्म। दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन? मैकेनिज्म क्या है? ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी, डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो अब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है इसमें? जनरली जो इनका मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पर ये सॉल्युबलाइज करते हैं, एक तो आपका माइसेल फॉर्मेशन हो गया, ठीक, फिर इसमें क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी पहली क्लास में पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आंसर आपका ब्रॉड हो जाएगा। याद है गौतम जी? हाँ, नहीं थे क्या क्लास में? और नहीं आओ, ठीक है ना, लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा माइसेल क्या होता है और क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। फिर इसमें हम बता सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या है आपका, सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी के एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन इन फार्मेसी क्या है? जनरली कोई ड्रग है वो किसी सॉल्वेंट के साथ में मिक्सड अप नहीं हो रही है, तो वेटिंग के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, सॉल्युबलाइज करने के लिए। डिटर्जेंसी टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल आपका फ्रॉम द सरफेस, ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन। तो सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी समझ में आया। सॉल्युबलाइजेशन में हमको क्या बताना है? मेथड दैट एनहांस द सॉल्युबिलिटी। और डिटर्जेंसी क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट, ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स, ठीक, फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस। और दोनों का कॉमन हीरो कौन है? दोनों का कॉमन हीरो कौन है? सर्फेक्टेंट। और फिर सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? दैट मोइटी, दैट मॉलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पार्ट्स। कैसे मैकेनिज्म काम करेगा? हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसका जो लिपोफिलिक वाला पार्ट है वो उससे कंबाइन हो जाएगा, और वाटर से कंबाइन क्या हो जाएगा उसका? हाँ, और अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन। ठीक, पीछे एडजॉर्प्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या? फिर आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन,
ठीक, पहले तो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ उसको लिख ले। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, ठीक, और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस एंड एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। तो अब इसमें बताना क्या है आपको, मान के चलो एडजॉर्प्शन, जनरली सबसे पहले तो आपको इसी पॉइंट को डिफाइन करना है कि एडजॉर्प्शन क्या है। किस चीज को डिफाइन करना है? एडजॉर्प्शन क्या है। फिर उसके बाद में सेकंड हमको क्या डिफाइन करना है? एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस है क्या, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस क्या है। फिर उसके बाद में पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में एडजॉर्बेंट क्या होता है, ठीक, एडजॉर्बेट क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करना है डिसॉर्प्शन क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में आपको ये बताना फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल ऑब्जॉर्प्शन क्या है। फिर इसमें आपको एक और चीज पूछा जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। इतनी चीजें आपने बता दी तो आपका एडजॉर्प्शन का टॉपिक बहुत आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। देखो पहली क्या टॉपिक था, केवल एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में कितनी टर्म्स आ गई, आ गई ना। यदि ये चीजें बन गई हमसे एग्जाम में, फिर वो पूछ लेंगे कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। आइसो मतलब क्या होता है, एक सा, ठीक है ना। थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब कुछ नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके एडजॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है और एडजॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किसी सरफेस में एडजॉर्प्शन हो रहा है गैस का, तो कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है, आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर में। लेकिन इसमें एक स्टडी कर रहा है जिसको कि प्रेशर के एप्लीकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एडजॉर्प्शन में, ठीक। तो यहां से हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्या है। तो एडजॉर्प्शन दोनों के लिए कॉमन क्या है, इट इज द सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, यहां से स्टार्टिंग से हम बताते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब सरफेस में होने वाला एक इवेंट है जो केवल और केवल किसी सरफेस में होता है या इंटरफेस में होगा, दैट इज एडजॉर्प्शन। जनरली इसी के कंपैरिजन में यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क का फिनोमेना है। मतलब कोई चीज बल्क में चली जाती है किसी चीज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस में आपको क्या बताना है कि मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ गैस, लिक्विड या डिसॉल्व्ड सॉलिड, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल, आयन हो गए सॉलिड के, और डिसॉल्व्ड सॉलिड जब किसी सरफेस पर एडजॉर्ब होता है तो उसको हमको, लिक्विड सरफेस पर एडजॉर्ब होता है तो हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस क्या है, लिख लें उसको। एडहेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एडहेशन मतलब समझ गए ना, एडहीर होना मतलब दो जब डिफरेंट सरफेसेस आ जाती हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो हम वहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन फ्रॉम गैस, लिक्विड और डिसॉल्व्ड सॉलिड। एडजॉर्प्शन, एडहेशन ऑफ आयन, मॉलिक्यूल और एटम फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और अ डिसॉल्व्ड सॉलिड टू अ सरफेस, टू अ सरफेस, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब सिंपल तौर पर हम बात करें किसी लिक्विड सरफेस में
किसी लिक्विड सरफेस में आपके किसका, कोई आयन मॉलिक्यूल और डिसॉल्व्ड सॉलिड का सरफेस में एडहेशन होना, अटैच होना, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन जो है लिक्विड सरफेस में दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस मे बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और सेकंड लिखना नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन समझ लें इसको, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में लिखना मॉलिक्यूल, यहां समझ लें एक बार देख लें, जैसे आपका ये एक बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड रखा हुआ है, ये लिक्विड है और जो भी मॉलिक्यूल हैं आपके, जो आयन है, वो सरफेस में जाके बस अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल पार्टीशन इन द फेवर ऑफ सरफेस, ओनली सरफेस में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लिख लें, मॉलिक्यूल पार्टीशन इन फेवर ऑफ सरफेस और इंटरफेस, मॉलिक्यूल पार्टीशन या मॉलिक्यूल एडहेर टू द सरफेस और इंटरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन से बेनिफिट क्या मिलता है, ये आपका क्या कर देता है, रिड्यूस करता है सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जनरली जो मॉलिक्यूल है आपके, जैसे ये लिक्विड है, तो वो उसके बल्क तक में पार्टीशन हो जाएगा उसका, ठीक। यदि सरफेस में ना होके, इंटरफेस में ना होके, मॉलिक्यूल द पार्टीशन ऑफ मॉलिक्यूल इज बीइंग टेकन प्लेस इन बल्क, तो इट इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल का पार्टीशन होना ओनली सरफेस में, यहां पर बल्क में पार्टीशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन में सरफेस टेंशन और उसका वो रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज सरफेस टेंशन। यहां पर क्या होगा, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो साथ में क्या डिक्रीज होगी, सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी। और ये कौन करेगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, सरफेस एक्टिव एजेंट। एग्जाम्पल में आप क्या लिख लेंगे, सरफेस एक्टिव एजेंट, ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन देते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, ये किसी भी लिक्विड के सरफेस में एडहियर हो जाते हैं और उसके सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे उसकी सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाती है, जिससे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं एग्जाम में, ऐसे बस सुनना नहीं है कान खोल के, ठीक है ना। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, क्या कि सरफेस एक्टिव एजेंट एडहियर हो जाता है टू द सरफेस और इंटरफेस ऑफ लिक्विड, इससे क्या होगा, इट रिड्यूस द सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन। सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन जब भी कम होगा, इट विल रिड्यूस सरफेस फ्री एनर्जी। व्हेन सरफेस फ्री एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड ऑफ एनी पार्टिकल्स, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम, उस डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक। एग्जाम्पल सरफेस एक्टिव एजेंट पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का, एग्जाम में पूछा जाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कौन से मॉलिक्यूल देंगे, तो सरफेक्टेंट। नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पार्टीशन टू द बल्क, और ये क्या करेगा, स्लाइट इंक्रीज इन सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन। यहां पर मॉलिक्यूल हो जाएंगे कौन से आपके, लाइक ग्लूकोज, आयन लाइक NaCl, ये आपके क्या देंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ये सरफेस फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे और स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। आया समझ में। सो दिस वाज अबाउट द एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। अब हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। और इतनी टर्म्स को हमको समझना है यहां पर, बस आपका ये यूनिट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसमें लिखना एडजॉर्प्शन, फिर आपका एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ठीक है ना। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस और लिक्विड, ठीक है ना, एडहियर टू द सॉलिड सरफेस, इट इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, accumulation of gas or liquid to solid surface,
accumulation of liquid or gas to the solid surface. It is called the adsorption at solid interface. नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि जो आपका एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को डिफाइन कर दें. ठीक, एडजॉर्बेंट क्या होगा आपका? मटेरियल यूज टू एडजॉर्ब गैस, जो भी मटेरियल होगा जिसमें कि गैस एडजॉर्ब होगी. ठीक है ना, मटेरियल यूज्ड टू एडजॉर्ब गैस. आप डेसिकेटर यूज करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसमें यूज करते हैं, कभी किया है प्रैक्टिकल में? या जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उनको जब हम किसी चीज़ से मॉइस्चर को निकालना होता है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को उसके चारों ओर रख देते हैं और उस कोई भी मटेरियल को उसमें रख देते हैं, तो उसका जो भी मॉइस्चर होता है वो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट एडजॉर्ब कर लेता है. ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो गया. जो भी मॉइस्चर को या गैस को एडजॉर्ब करेगा सरफेस में वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट. एंड सब्सटेंस बीइंग एडजॉर्ब, और जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट. मतलब गैस क्या कहलाएगी आपकी? जो गैस जो कि एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड सरफेस में वो क्या कहलाएगी आपकी? अब किसी सरफेस से एडजॉर्बेट है उसका रिमूव होना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट is called desorption. It is the process of removal of adsorbate from adsorbent. ठीक, तो इसको हम बोलेंगे desorption. फिर नेक्स्ट, adsorption at solid interface may be of two type. दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड आपका केमिकल एडजॉर्प्शन. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में हम क्या क्या बताएंगे? जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा दैट वुड बी द इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड्स. ठीक है ना, दैट इज वंडरवॉल्स फोर्स. और इस तरीके का जो एडजॉर्प्शन होगा वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा. इस तरीके का रिवर्सिबल क्या होगा? रिवर्सिबल होगा. और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इसमें क्या हो जाएगा? आपके जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, केमिकल बॉन्ड्स होंगे, और जनरली क्या होगा? ये इरिवर्सिबल होगा. एप्लीकेशन लिख लें. एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या है? फिर उसके बाद में लास्ट आपका 2 मिनट 3 मिनट का एक टॉपिक बचेगा, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. उसको हम समझ लेंगे कि बेसिकली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या. एग्जाम में आपसे आ जाए और बुक्स वगैरह पढ़ो तो आपको समझ में आए कि उसमें पढ़ना क्या है और लिखना क्या है. एप्लीकेशन में फर्स्ट लिखना डीकलरिंग सॉल्यूशंस. डीकलरिंग सॉल्यूशंस, जो एडजॉर्बेंट होते हैं वो डीकलरिंग ऑफ सॉल्यूशंस में यूज होते हैं. फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट यूज होते हैं या एडजॉर्प्शन की प्रोसेस यूज होती है. सुना एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वर्ड सुना है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक होती है. क्रोमेटोग्राफी क्या है? आपके प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने की टेक्निक होती है या अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करने की टेक्निक होती है, जिसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. फिर डिटर्जेंसी, और कई सारे ड्रग के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं वो एडजॉर्प्शन बेस्ड होते हैं. ठीक है ना,
जैसे चारकोल हो गया, ठीक, कई बार पॉइजनिंग में चारकोल को भी दे दिया जाता है स्टमक में कि वो क्या करता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है। फिर नेक्स्ट लिखना आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या बताया गया है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या चीज बताया गया है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू सॉलिड सरफेस एंड प्रेशर। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो दो चीजों के बीच में इसमें बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल या गैस का कितना कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होती है, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर अप्लाई करने से एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस के मॉलिक्यूल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज बताई गई किसमें, आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। अब इसको अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल जनरली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो एड्सॉर्बेंट है उस पर एड्सॉर्ब होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो इसको एक्सप्लेन किया आपका फ्रेंडलिच ने। स्पेलिंग थोड़ा सा ये लिखना, ठीक, क्वेश्चन कई बार आ जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसने इसी चीज को बताया कि आपका प्रेशर के कारण, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर में जो गैस के मॉलिक्यूल है कांस्टेंट टेम्परेचर में उसका एडजॉर्प्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंडलिच ने बताया, तो उसका नाम क्या पड़ गया। हाँ, अब उसने क्या कहा, उसने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, लिख लें उसको, y इज इक्वल x अपॉन m ठीक, y क्या है ये लिख लें, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब जो आपका ये एड्सॉर्बेंट के पर यूनिट एरिया में, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट, कितना मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये निकालना है। मतलब फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ने क्या बताया, फ्रेंडलिच ने ये बताया कि अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट है उसके पर यूनिट में कितना गैस का जो मास है, अमाउंट है, वो एड्सॉर्ब हो रहा है, ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन ने एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए उसने क्या बताया, ठीक है ना, x अपॉन m लिख ले, x की वैल्यू लिखे, x क्या है, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, ठीक है ना, y क्या है हमारा, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ गैस पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, और x क्या है, मास ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना एब्सॉर्ब हुआ है ये। फिर m लिख लेना, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, k और n क्या है, कांस्टेंट है, k एंड n कांस्टेंट, n p क्या है आपका प्रेशर, p क्या है प्रेशर। यदि लॉग अप्लाई कर दें एप्लीकेशन में, यदि इसके इक्वेशन में लॉग अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y, लॉग एक्स वाई m 1/n log k
P। log एक्स वाई एम इक्वल, यहां सॉरी, log k प्लस 1/n log p। ठीक, एक्स वाई एम किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, एम आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो उसने क्या किया, एक ग्राफ भी बनाया आपका log p और log एक्स वाई एम के बीच में। तो उसने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन या स्लोप इस तरीके से मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस ये इसमें बताना है। आया समझ में? जनरली यदि हम बात करें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है कि आपका कोई सॉलिड सरफेस है, मान के चलो एड्सॉर्बेंट है, तो एड्सॉर्बेंट में गैस क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। तो उसमें प्रेशर का क्या रिलेशनशिप होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में, ये कहलाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या बताया कि जो आपका मास ऑफ गैस है, ठीक है ना, कितना पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के पर यूनिट वेट में कितना मास गैस का एड्सॉर्ब हो रहा है, उसको फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन किया। तो उसको क्या बोल दिया हमने, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आया समझ में? ठीक, तो ये एग्जाम में जनरली एड्सॉर्प्शन पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसा आ जाता है साथ में फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करें। तो कुछ नहीं है, आपका ये जो रिलेशनशिप है आपका एड्सॉर्प्शन बिटवीन द ऑफ गैस मॉलिक्यूल और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप, उसको बताना है और ये इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।